दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में एक अपना वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनके बहुत संख्या में सामान्य जनता फॉलोवर है और उनसे उनके विचारों से, उनके सुझावों से काफ़ी लाभ उठाती है। लेकिन पता नहीं, और मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद भी पिछले 20-25 सालों से पब्लिक हेल्थ रिसर्च में ही काम कर रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में, विश्वरूप राय चौधरी के बारे में और उनके बारे में कहे जाने वाले विचारों के बारे में कुछ डिस्कशन करूं और कुछ चीज़ें साफ करूं। इनकी लोकप्रियता एक्चुअली दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है सामान्य जनता के बीच में, और लोग इनके सुझावों से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी आजकल देखा गया है, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो तथाकथित पत्रकार हैं, जैसे एक सौरव त्रिवेदी हैं लल्लन टॉप के, जिनने कुछ खुद अपनी जो शिक्षा प्राप्त की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संस्थान से ही प्राप्त की है, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं। और एक और हैं जो क्लिनिशियन हैं, डॉक्टर परमजीत सिंह। इन दोनों ने इनके बारे में काफ़ी अनर्गल विचार यूट्यूब पर व्यक्त किए हैं, कई बार इनको डिफेम करने की, कई बार इनकी डिग्रीज़ के बारे में। और लेकिन उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक सजेशन है, सुझाव हैं, जो उनके जो अवधारणाएं हैं, उनको मानने में या उनको काटने में, उनके बारे में कुछ कहने में ये लोग दोनों ही असमर्थ हैं कि क्या वो जो बोल रहे हैं क्या अनसाइंटिफिक है, अव्यावहारिक है, अकल्पनीय है। ये सब बोलने में ये दोनों ही असमर्थ रहे हैं। और रही बात जो ये लोग डिग्री के बारे में बात उठाते हैं कि इनकी डिग्री नहीं, अब प्रधानमंत्री का, यदि प्रधानमंत्री मोदी का भी देखा जाए तो पूर्व में जो कार्यकाल, अब पूर्व में वो भी एक चाय बेचने वाले ही रहे, लेकिन आपको चाय बेचने के नाम से उनको याद नहीं करता। उनके द्वारा जो उठाई गई पॉलिसीज़ हैं, जो कदम उन्होंने देश हित में उठाए हैं, उसको लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। कोई अच्छाई और बुराई उसके बारे में कह रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो चाय कैसी बनाते थे, क्या बनाते थे और कितने में बेचते थे, कहाँ बेचते थे। लेकिन ये इस तरह के डॉक्टर परमजीत और ये जो लल्लन टॉप के सौरव त्रिवेदी हैं और इस तरह के 2-4 लोग और भी हैं जो इनके बारे में लगातार बार बार प्रश्न उठाते रहें। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जो पब्लिक हेल्थ रिसर्च में रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इस बारे में अपना दृष्टिकोण सबके सामने द्वारा लाऊं। रही बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की, इन्होंने ये टाइम पे टाइम ये वीडियोस बना रहे हैं और अभी पिछले 1.5-2 महीने से इनके वीडियोस जो हैं ये कोविड-19 के ऊपर काफ़ी आ रहे हैं। क्या एक कोविड-19 इतनी गंभीर समस्या है? इन्होंने टेस्टिंग के बारे में कहा, WHO के रोल के बारे में कई बार कहा, और उन्होंने बड़े साधारण लफ्ज़ों में इन चीज़ों का समाधान भी दिया कि कैसे कोविड-19 से आप निपट सकते हैं। क्या ये इंटरनेशनल जो फार्मा लॉबी है उनका क्या प्रेशर है, इसकी वजह से क्या इस बारे में कई अवधारणाएं या प्रेस या कुछ और जो क्लिनिशियंस हैं अलग अलग बातें, भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो मैंने भी सोचा इस बारे में कुछ कहा जाए। अब कोविड-19 को लेकर क्या हुआ है, हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है, भारत सरकार ने बना रखी है, प्रोफेसर वीके पॉल जो मेंबर हैं नीति आयोग के, उनकी अध्यक्षता में, और यही सरकार को दिशा निर्देश देती है, सलाह देती है कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। लॉकडाउन के बारे में कहा इन्होंने अपने, और कुछ इनके मॉडलर्स ने जो प्रोजेक्शन की वो भी इनएक्यूरेट ही पाई गई। तो अब वो सुझाव कितने सार्थक हैं, क्या है, ये तो विश्लेषण का विषय है। अब जो विश्वरूप राय चौधरी ने कई बातें इस बारे में कही हैं। अब इनका तो मानना है कि ये सिंपली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, छोटी सी बात है। और उन्होंने इसका डेटा जो है, यूएस का डेटा भी दिया कि यूएस में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये सिंपली एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, इस तरह की इलनेस होती रहती है और सेल्फ लिमिटिंग है और अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने जो कोविड रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो कंट्रीज़ के अंदर चल रही हैं, उसके बारे में भी अपने विचार समय समय पर व्यक्त किए हैं। अब जो ये डॉक्टर परमजीत जी हैं, जो शायद गाज़ियाबाद या नोएडा के किसी अस्पताल में कार्यरत हैं, मैंने देखा पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, शायद लॉकडाउन पीरियड के अंदर उनकी प्रैक्टिस कम हो गई या पेशेंट्स कम आ रहे हैं, तो ये यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गए। और सक्रिय होने का मतलब, आप किसी की जो पॉपुलर आदमी की विश्वसनीयता, मतलब उसकी जो है एटीट्यूड, उसकी मंशा के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं। और कॉमन लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके जो बेसिक जेनरिक आइडियाज़ को जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई हाईटेक आइडियाज़ नहीं है, कोई वेस्टर्न मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है
क्योंकि विश्वरूप राय चौधरी खुद ही इस सब चीज़ों के काफ़ी अगेंस्ट में हैं। उनके जो भी सुझाव हैं ज़्यादातर जेनरिक हैं, जो होम बेस्ड हैं। आपको अब कई बार वो कहते हैं कि दूध ना पीने की सलाह दी उन्होंने। DIP डाइट मतलब वेजिटेरियन वेज डाइट्स के ऊपर काफ़ी उनका वो है कि सुझाव की वेज डाइट्स पे आप आ जाइए, दूध ना पीजिए। तो इससे बल्कि वो क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कई और डिजीज़ में बोलते हैं इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है पड़ा है और काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो मेरा मानना है कि बीइंग ए क्लिनिशियन डॉक्टर परमजीत को बोलना चाहिए क्या ये वेजिटेरियन डाइट और जो ये सुझाव दे रहे हैं एक्सरसाइज, वेजिटेरियन डाइट और दूध ना पीने के, इस बारे में कोई आप साइंटिफिकली क्यों नहीं इसको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं? यदि आपके पास कोई साइंटिफिक बेसिस है इसको क्रिटिसाइज़ करने का तो आप करिए ना इसको, हम लोग सुनने को तैयार हैं। लेकिन आप सीधे सीधे आप कहते हैं कि वो आदमी अनपढ़ है या उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ये नहीं, इस तरह के कहने का आपको कोई हक नहीं है। पूर्व में देखिए राजीव दीक्षित जी ने काफ़ी सुझाव दिए, उससे लोगों का काफ़ी भला हुआ और लगभग यही परिपाटी है। ऐसा नहीं जिसके पास डिग्री है वही खाली सुझाव दे सकता है। जिसके पास मान लो उनके पास FRCP नहीं है, FRCP नहीं है, लेकिन उनके सुझाव यदि जनता के लिए फ़ायदेमंद है और उससे कोई, आप वेजिटेरियन डाइट पे आ जाइए या वेज फूड लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए अपने डाइट से। यदि इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है, उसको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, उनकी सलाह को मानने में कोई वो नहीं है और इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए लोग शायद इसको अपना रहे हैं। अपनाने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कोई क्लिनिकल नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट क्लिनिशियंस, कोई मॉडर्न मेडिसिन के लोग नहीं हैं। कुछ लोग ज़रूर, उनके जो पेशेंट हैं वो भी मॉडर्न मेडिसिन से आए हैं। काफ़ी लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, विदेशों में भी काफ़ी पेशेंट्स हैं उनके, क्योंकि जो उनकी जेनरिक डाइट से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो है, अभी देखा गया भारत सरकार दिन पर दिन ये आपके कोविड के केसेस के बारे में बोलती रहती है कि कोविड के क्या सक्सेस रेट इतना हो गया, इसका ये इतना हो गया, लेकिन आपने देखा है कि इनकी मॉडलिटीज़ जो है दिन पर दिन चेंज होती जा रही हैं। अब आजकल जो है इनकी डिस्चार्ज पॉलिसी चेंज हो गई, इसलिए इनका जो सक्सेस रेट है या रिकवरी रेट जिसको बोलते हैं, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी हमें डिनोमिनेटर की बात नहीं कहते कि हमने इतने केसेस किए और इतने में इतने पॉजिटिव आए और इतने ठीक हो गए। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये कोई टेस्ट नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं जैसा उन्होंने बताया। और आप वैसे भी देखिए इनका जो डबलिंग रेट था, पहले ये डबलिंग रेट के बारे में बात करते थे कि हमारा डबलिंग रेट इतने दिनों में होता है। अब ये डबलिंग रेट की बात भी करना इन्होंने छोड़ दिया, जो इनके स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, उन्होंने छोड़ दिया। इवन ये सार्क कंट्रीज़ में जैसे श्रीलंका इत्यादि से भी कंपैरिजन करना अपना उचित नहीं समझे। नो डाउट ये कंट्रीज़ बहुत छोटी हैं, लेकिन उससे आप सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उससे कंपैरिजन करना सार्थक रहता कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद US एंड इटली ओनली। अब रही बात जो डायग्नोसिस की है, आप ये परमजीत जी की बात है, जो हाईली ट्रेंड क्लिनिशियन कहते हैं अपने को, और हैं भी, शायद होंगे भी वो, जो नोएडा और के किसी गाज़ियाबाद के किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं। अब उन जो मॉडर्न मेडिसिन, जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, इवन मैं तो उसको मॉडर्न कहने के पक्ष में नहीं हूँ, है क्या ये, इसको कहते हैं ये साइंटिफिक है। जो आप प्रूव कर पाए हैं या जो आपको पता है, जो आपने देख लिया, उसी को आप साइंटिफिक कह रहे हैं। इसका मतलब नहीं जो और पद्धतियाँ हैं जैसे आयुर्वेदिक है, यूनानी है और होम्योपैथी, ये अनसाइंटिफिक है। क्योंकि आपको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप डायरेक्टली सिंपल वर्ड्स में इसको आप अनसाइंटिफिक बोल देते हैं। जबकि इसकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है। और शायद देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने आयुर्वेदिक सिस्टम को छोड़कर जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, जिसका जन्म करीब 1930-35 के आसपास हुआ था या 1940-42 के आसपास बोरे कमेटी आने के बाद से हुआ था, उसको अपनाने की वजह से हमारे देश की ये दुर्दशा हुई है। क्योंकि जहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज थी, जो फेथ था लोगों का इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, वो धीरे धीरे हमने ख़त्म किया। इवन बजटरी एलोकेशन देखिए, बजटरी एलोकेशन लगभग 90 से 92% जो है एलोपैथिक या सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन की तरफ है, और सरकार का खाली 7 से 8% अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ है। इस तरह का सौतेलापन जो है सरकार खुद ही दिखा रही है। तो इस तरह की पद्धति को कैसे बढ़ावा मिलेगा, जबकि अभी कोविड के मामले में जो CSIR में जो टेस्ट चल रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, उसमें आउट ऑफ 7 ड्रग्स
4 ड्रग्स जो हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हैं, आयुर्वेद की ही हैं। अभी भारत सरकार ने पता नहीं किस मजबूरीवश पिछले 7-8 सालों में एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया है दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसमें बहुत तरह के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत तरह के इलाज होते हैं। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने इसको आयुर्वेद को पूरे नेशनल लेवल पे इतनी तरह तेज़ी से विकसित नहीं किया। हमारे पास कुछ बहुत पुराने इंस्टीट्यूट हैं बनारस में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो आयुर्वेदिक विंग है, आपका जयपुर में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, जामनगर में एक इनकी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है पूरी, यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च चलती है और ये पैरेलल एट पार विद मॉडर्न मेडिसिन के इनकी ओपीडी का रेट रहता है। इसका मतलब लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है, फेथ है इस टाइप के सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन उठाते हैं ये इस तरह के डॉक्टर परमजीत टाइप के लोग और जो तथाकथित जो पत्रकार लोग हैं। अब इन्होंने एक बात और कही कि ये डॉक्टर चौधरी जो है साइंटिफिक जर्नल्स, ये साइंटिफिक लिटरेचर को, मेडिकल लिटरेचर को इंटरप्रेट करने में समझ नहीं पाते हैं और उसको कैसे वो इंटरप्रेट करें, कैसे इस बारे में बोलते हैं। जैसे उन्होंने कई बार ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की बात की, लैंसेट की बात की, तो इस बारे में भी हंसी का पात्र बना रहे हैं डॉक्टर परमजीत। अब मेरा मानना, मैं खुद 20-22 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और हाँ, बात मेडिकल लिटरेचर की, मेडिकल लिटरेचर के भी कई स्तर होते हैं। कहाँ वो पब्लिश हुआ है, जैसे नेचर में पब्लिकेशन है, लैंसेट में है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में है, इस टाइप के जो जर्नल्स होते हैं और इस टाइप का लिटरेचर कई बार इसको इंटरप्रेट कर पाना इवन एक एमडी या एमएस डॉक्टर के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब रही बात डॉक्टर परमजीत की शिक्षा के बारे में, डॉक्टर परमजीत ने भी अपनी शायद सब शिक्षा अपने देश में ही पाई होगी, जो टैक्स पेयर की मनी से मिली होगी उनको। अब जिस शिक्षा के भरोसे मेडिकल एजुकेशन जो भारत में है उसका स्तर चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है, उन इसकी सार्थकता के बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विश्वास नहीं है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेडिकल एजुकेशन जो देश में चल रहा है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसके अंदर काफ़ी कमियां हैं। अब किन एग्जाम्पल्स को देखकर उनको जो मेडिकल एजुकेशन जो दी गई है, क्या डेटा यूज़ किया हुआ है, शायद उनको पता भी नहीं होगा। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिटरेचर है, ये एक पब्लिश्ड मटेरियल होता है जो उसको बोलते हैं सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ्स। ये एक साइंटिफिक लिटरेचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साल में पब्लिश करती है, 5-6 बार इसको पब्लिश करती है, इसके अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं। इस टाइप के लिटरेचर को ही यूटिलाइज करके यहाँ भारत में पढ़ाई होती है। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है इससे चलता है, सरकारी पब्लिकेशन है। और आप जानकर आश्चर्य होगा, इसके अंदर जो डेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेट डायग्नोसिस रिपोर्टिंग। मतलब जो इसकी रिपोर्टिंग करने वाले होते हैं, जिसमें कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्टिंग करने वाले होते हैं, बिल्कुल लेट डायग्नोसिस। मतलब कई जगह पे तो वहाँ पर जो बार्बर्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स करते हैं, चौकीदार करते हैं, इस टाइप के इन सब लोगों के रिस्पोंडेंट होते हैं, ये डेटा कलेक्टर होते हैं। इनके बेस पर ही ये डेटा जो है पब्लिश किया जाता है और यही सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ हमारी मेडिकल एजुकेशन में इवन पीजी तक के स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए पढ़ाया जाता है। अब समझिए हमारा बेसिक क्या है मेडिकल एजुकेशन का। इस टाइप को डेटा को लेकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारी जो पब्लिक हेल्थ प्लानिंग की हुई है, इसीलिए प्लानिंग शायद सार्थक नहीं हुई और हम जो 135 से 140 करोड़ पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको फ़ायदा उसका नहीं दे पाए हैं। अभी भी 2/3 से ज़्यादा, करीब 70% जो पब्लिक हेल्थ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है, जो कि अनरेगुलेटेड है और उसके बारे में काफ़ी अलग से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। नो डाउट मेडिकल टूरिज्म के नाम पर कुछ सरकारी बड़े बड़े अस्पताल आ गए हैं, जो मेडिसिटी, वेदांता मेडिसिटी है, फोर्टिस ग्रुप ने अपने हॉस्पिटल्स लाए हैं, अपोलो के अपने हॉस्पिटल्स हैं, कई जगह पर मैक्स के बहुत सारे अपने हॉस्पिटल्स हैं। ये लोग मेडिकल टूरिज्म के नाम पर कमा रहे हैं। क्यों? जो बाहर से अब्रॉड से पेशेंट मिलता है इनको, तो दे आर गेटिंग वेरी गुड मनी, दे आर गेटिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ओनली, बिकॉज क्योंकि बाहर यदि आप ऑपरेशन कराते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर बाहर कराते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में कराते हैं, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। जो चीज़ वहाँ 50 लाख रुपए में होती है, हमारे यहाँ 7-8 लाख रुपए में हो जाती है। इसकी वजह से आजकल मेडिकल टूरिज्म के नाम पर पेशेंट्स बाहर से बहुत आ रहे हैं और हॉस्पिटल जो सो कॉल्ड मेगा हॉस्पिटल है, 5 स्टार फैसिलिटी देने वाले हॉस्पिटल्स हैं, ये काफ़ी कमा रहे हैं। और रही बात डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी की, विश्वरूप राज चौधरी का खाली यही मानना है कि हम जेनरिक तरीके से हम हर तरह की बीमारियों पे काबू पा सकते हैं।
अब इसमें इसी तरह उन्होंने कोविड के बारे में भी कहा, उन्होंने कोई हाईटेक मेडिसिन के बारे में नहीं कहा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में ज़रूर कहा, और WHO के बारे में कई बार उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न चिन्ह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उठा रहे हैं, लेकिन इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और ये उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अपनी वो फंडिंग भी रोक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि WHO के अंदर भ्रष्टाचार है, यदि भ्रष्टाचार खत्म होता है तो वो पुनः WHO में ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। आशा है ये डिस्कशन आपको सार्थक लगेगा और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में जो फैलाई गई भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। और जो तथाकथित पत्रकार हैं सौरभ त्रिवेदी जैसे, और जो डॉक्टर्स हैं कुछ, जो शायद उनको फार्मा लॉबी से कुछ मिलता होगा, ऐसे लोग जो अनर्गल बातें करते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में, उसको दूर करने में आपको एक मदद मिलेगी। और एक अपना अच्छे दृष्टिकोण से पुनः जो उनके सही सलाह है डॉक्टर चौधरी की, वो हम लोग लेने में सक्षम रहेंगे। एक बात और, जो मेडिकल लिटरेचर को इंटरप्रेट करने की बात, मैंने देखा कि कई बार जो आजकल जो कई जर्नलिस्ट हैं, उनमें काफ़ी जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं, कई जर्नलिस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका इंटरप्रिटेशन ये सो कॉल्ड जो PG किए हुए डॉक्टर्स, सो कॉल्ड एलोपैथिक मेडिसिन के या मॉडर्न मेडिसिन के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से भी अच्छा होता है। उनका इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जबकि उनके पास कोई नहीं FRCS नहीं होता, FRCP नहीं होता, ना उनके पास MBBS होता है। तो इसका क्या मानना है कि जिसके पास डिग्री है, सो कॉल्ड डिग्री है मेडिकल एजुकेशन की, एलोपैथ सिस्टम की या मॉडर्न मेडिसिन की, खाली वही साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ सकता है, उसकी ही खुली मोनोपोली है उस लिटरेचर को पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से कोई भी ये इंडिपेंडेंटली कोई भी पढ़ सकता है। आप थोड़ी सी ध्यान से उसको पढ़ें, और उसके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट को यदि इंटरप्रेट करना है तो आप उसको कायदे से करें। तो उसको करने के बाद में कोई भी आदमी, कोई सामान्य व्यक्ति भी लिटरेचर को पढ़ सकता है और उसको इंटरप्रेट कर सकता है। हो सकता है साइंटिफिक टर्म कई जगह आपको समझ में ना आए, जो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल चीज़ें आप इस्तेमाल की गई, हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन आपको प्रॉपरली ना आता हो, लेकिन उस बारे में यदि आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जैसा जर्नलिस्ट लोग करते हैं, वो सामान्य रूप से उसका इंटरप्रिटेशन अपने पब्लिकेशंस में, जो न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपको देखिए हेल्थ करस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होता है, और काफ़ी हद तक हमारे डॉक्टर्स से अच्छा होता है, लेकिन उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती है। तो इस बात का मतलब, इस बात का सारांश में मैं यही कह सकता हूँ कि अब ऐसा नहीं जिसके पास सो कॉल्ड डिग्री है और जिसके पास डिग्री नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मान लो कोई कार्डियक एक्सपर्ट नहीं है तो कार्डियोलॉजी के बारे में नहीं बोल सकता, एटलीस्ट सलाह दे सकता है, जेनरिक आइडिया दे सकता है। डायबिटीज़ के बारे में बोला जा सकता है, यदि आपके पास एंडोक्रिनोलॉजी में कोई डिग्री नहीं है तो भी आप डायबिटीज़ के बारे में बोल सकते हैं। मेरा यही मानना है, इसलिए कि ये इस तरह के जो पत्रकार हैं और इस तरह के क्लिनिशियंस की बातों पर ध्यान ना दीजिए। और मुझे लगता है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो बोल रहे हैं काफ़ी हद तक सार्थक बोलते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और उनके सुझाव जो हैं जेनरिक सुझाव हैं, उनको मानने में हमें कोई हार्म नहीं है। यदि फ़ायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं है। धन्यवाद। शायद आपको ये चर्चा सार्थक लगेगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।